हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज August 20th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज वन पे था, जो एडमिनिस्ट्रेशन से साफ पता चल गया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया के साथ। तो थोड़ा सा इसका फैक्ट देखिएगा कि यू इसके यूपर एडिटोरियल डेफिनेटली आएगा, तब देखेंगे। याद रखिएगा, दो तीन चीज़ें हैं इसके लिए, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अगर बात करें यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा RCEP के साथ क्या रहा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जिनको इंटरेस्ट है जानने का, तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि सर हमें बता दीजिए जो RCEP के ऊपर आपने बताया है, या यूरोपियन यूनियन के साथ बताया है, या USA के साथ हमने GSP का जो बताया है। ठीक है, हम आपको कमेंट सेक्शन से बता देंगे। USA के साथ आपका थोड़ा सा फैक्ट देखिएगा कि वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, 2018 से 19 में भी हुआ है, 19 से 20 में भी हुआ है, 20 से 21 में भी हुआ है। इस बार का अगर फैक्ट देखें तो $23 बिलियन का हमारा सरप्लस है, इंक्रीज्ड टू जो हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताई दिए डेट्स। अगर आपने मुझे पता करना है तो आप बता सकते हैं। जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ BTIA का हमने सारा इशू देख चुके हैं। जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस जो है हमारा USA के साथ वी हैव ऑलरेडी सीन। और जो हमारा क्या नाम है RCEP के साथ जो इशू रहा है वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में जो भी डेट्स वगैरह जाननी, यू कैन कमेंट डाउन। उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने थोड़ा सा ये रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड का आया हुआ था, इसके इम्प्लीमेंटेशन का। ये क्या है क्या नहीं, ये देखिएगा ज़रा। जो नागालैंड है उसने 2019 में ना एक एक्चुअली कमेटी बनाई थी जो स्टडी करेगी, एग्जामिन करेगी और रिकमेंड करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? वो था कि जो आउटसाइडर्स हैं उनको हम प्रिवेंट करें फ्रॉम ऑब्टेनिंग फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट्स। जो फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट्स क्यों लोग ले लेते हैं? फॉर सीकिंग जॉब्स एंड बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये सिमिलरली थोड़ा ARC के पैटर्न पे ही था। उन्होंने कह दिया था कि RIIN के इशू होने के बाद कोई भी फ्रेश इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा जब RIIN कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द चिल्ड्रन जो 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 ऑलरेडी स्टेट के इंडिजिनस हैबिटेंट्स हो गए, उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको तो दिया जाएगा, बाकी नया फ्रेश और इशू नहीं किया जाएगा। जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे वो करे थे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 1963, जिस दिन नागालैंड को स्टेटहुड मिली थी, कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट्स। तो ये एक तो दिक्कत ये पैदा करता कि उन नागाज को छोड़ देता जो नागालैंड के बाहर से आए थे इस डेट के बाद। और दूसरा खतरा क्या था कि जो नागा ट्राइब्स हैं ना, जो असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और कंट्री के बाहर म्यांमार में भी रहती हैं, उनका लेजिटिमेट क्लेम खो जाएगा जिनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पड़ी है नागालैंड में। इसमें एक फैक्ट देखने वाली बात है कि नागाज अगर बात हो रही है तो ये एक सिंगल ट्राइब नहीं है, ये याद रखिएगा। ये एथनिक कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं। तो ये 2019 में भी जब ये लागू करना चाह रहे थे, उसके बाद से अब तक ये सस्पेंडेड है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत सारी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, उसकी वजह से ये रोक दी गई। तो आपसे अगर RIN के बारे में पूछा जाता तो यही है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था RBI की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे हमने आपको बताया था, थोड़े थोड़े टाइम में मॉनेटरी पॉलिसीज आती रहती हैं, हर चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं आती। ये तो हर बार का होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसके बाद एक एडिटोरियल डिस्कशन आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसके बाद एक एडिटोरियल डिस्कशन आएगी। कुछ उसकी अच्छाई करेंगी, कुछ उसकी बुराई करेंगी। हर बार देखने की ज़रूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे अब्राहम अकॉर्ड के बारे में था, एक था एक्सेस डेथ्स के बारे में। हम ऑलरेडी एक्सेस डेथ्स का बहुत बार देख चुके हैं, प्रॉपर एक लेक्चर बना चुके हैं, प्रॉपर हम उसका कंसोलिडेटेड पॉइंट्स बना चुके हैं, उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड का था, अब्राहम अकॉर्ड का आप 12 जनवरी का एनालिसिस देखिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो इतना एडिटोरियल खास लिखा भी नहीं हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल था जो हमारा थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, वुमेन रोल इन डिफेंस, इसके बारे में अगर आता है तो थोड़ा सा इसको कैसे लिखना है, कुछ कौन कौन सी रूलिंग्स लिखनी है इसकी। हम सीधा कहेंगे, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी वर्सेस बबीता पुनिया का केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वुमेन बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती आ रही हैं आर्मी में, जब से इनकी इंडक्शन हमने शुरू करी थी 1992 में। और इसलिए उन्होंने उसको एक्सटेंड करता परमानेंट कमीशन टू वुमेन SSC ऑफिसर्स, कि अगर हम ये ऐसा करेंगे तो एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे हम, ताकि हम रिकग्नाइज कर सके, रियलाइज कर सके राइट ऑफ वुमेन टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द आर्मी। तो एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा था गवर्नमेंट को अबाइड करना चाहिए अपनी खुद की पॉलिसी को और ग्रांट करना चाहिए परमानेंट कमीशन टू वुमेन इन शॉर्ट सर्विस कमीशन।
अभी ये मैं सारा को समझाऊँगा परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड गिव देम कमांड पोस्टिंग्स इन ऑल द सर्विसेज़ अदर देन कॉम्बैट। कॉम्बैट को छोड़ के आप सारी कमांड पोस्टिंग्स इनको हर सर्विसेज़ में दें, ठीक है? अब दूसरा इन्होंने 2021 में एक बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है। उन्होंने कहा है कि वुमेन को इक्वल अपॉर्च्युनिटी का अधिकार है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है। इसलिए उन्होंने ऑर्डर अलाउ करा है वुमेन्स को टू अपीयर फॉर एनडीए एग्ज़ाम। ये एनडीए का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप उसमें हिस्सा ले सकती हैं। अभी तक तो क्या था कि वुमेन कुड ओनली जॉइन आर्मी थ्रू द आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इससे क्या होगा अगर वो एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती हैं, तो वो एनडीए में भी पढ़ सकती हैं, उसके बाद आईएमए में पढ़ सकती हैं, उसके बाद किसी भी नेवल एयरफोर्स अकेडमीज़ में पढ़ सकती हैं और कमीशन्ड ऑफिसर्स बन सकती हैं। ठीक है? बेंच ने क्या कहा है कि देखिए, एंट्री ऑफ वुमेन तो होगा ही होगा। अगर नहीं हम करते हैं, तो अगर हम कोई क्लोज़ करते हैं रूट, वो डिस्क्रिमिनेटरी है। खिलाफ है आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 15 के, आर्टिकल 16 के, आर्टिकल 19 के, जो अपहोल्ड करते हैं वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी और इक्वल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अपॉर्च्युनिटी देते हैं एट वर्क। ठीक है? अगर हम उनको डिनाई कर रहे हैं, तो हम इन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पे 2021 में अनाउंसमेंट किया कि द गर्ल्स विल बी परमिटेड और ग्रांटेड परमिशन एडमिशन इन द सैनिक स्कूल्स। तो एक वेलकम स्टेप है, हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, इक्वल रोल और लाइफ मिलनी चाहिए, ज़रूरी है मिलिट्री में। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपके लिए, अगर आपके ऊपर क्वेश्चन आता है राइट टू इक्वालिटी पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, और अगर कोई रोल ऑफ वुमेन इन डिफेंस, तो उसमें आप ये 2-3 आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। अलग से डिफेंस के ऊपर नहीं आएगा, बट अगर राइट टू इक्वालिटी या वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो आप इसमें ये 2 रूलिंग्स लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, या टॉप कोर्ट्स ने क्या स्टेप्स लिए हैं, या गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। जैसे गर्ल्स को ग्रांट कर दिया एडमिशन इन सैनिक स्कूल्स, ये भी एक वेलकम स्टेप है, ठीक है? अब इसके अंदर प्रीलिम्स फैक्ट और कौन-कौन से निकलते हैं, वो ये है। देखिए, इंडक्शन ऑफ आर्मी जो वुमेन्स की स्टार्ट हुई थी, वो 1992 में हुई थी, बट वो सिर्फ 5 साल के लिए था। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम आई इन 6 में, उनको आर्मी में कमीशन करना शुरू कर दिया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो एक्सटेंडेबल था अप टू 14 ईयर्स, मगर वैसे 10 साल एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। मगर वुमेन्स को ना एक स्पेसिफाइड रोल्स के लिए ही रखा जाता था, स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स के लिए ही, जिसमें वो रोल प्ले कर सकती थी, जैसे आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स एंड कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। अगर दूसरी तरफ मेल्स एसएससी ऑफिसर्स की बात की जाए, वो ऑप्ट कर सकते थे फॉर परमानेंट कमीशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, मगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था वुमेन ऑफिसर्स के लिए। तो इसलिए वुमेन ऑफिसर्स को किसी भी बाहर रखा जाता फॉर एनी कमांड अपॉइंटमेंट, और वो क्वालिफाई नहीं कर सकती थी गवर्नमेंट पेंशन के लिए, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, जो गवर्नमेंट की पेंशन है वो स्टार्ट होती है जब आप 20 इयर्स ऑफ सर्विस एज एन ऑफिसर पूरी कर लेते हैं। अब इनको अलाउड था 10 साल, एक्सटेंडेबल अप टू 14 इयर्स, तो 20 साल तो हुए नहीं, तो इसलिए वुमेन्स को ये भी नहीं दी जा रही थी पेंशन। तो ये प्रॉब्लम्स थी, ये कुछ प्रीलिम्स फैक्ट हैं, कुछ आपके बेसिक्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए कि क्या था, क्या नहीं था। 1992 से आर्मी में इनका इंडक्शन शुरू हुआ था, मगर सिर्फ 5 साल के लिए। 2006 से इसको 10 साल कर दिया गया, एक्सटेंडेबल अप टू 14 इयर्स। दिक्कत कहाँ थी कि 20 साल कंप्लीट नहीं हो सकते, तो 20 साल के बाद ही शुरू होती है क्या, हमारी पेंशन। वो शुरू नहीं हो सकती थी, और मेल ऑफिसर्स के साथ ये ट्रीटमेंट हुआ करता था। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको प्रीलिम्स फैक्ट भी दे दिए, मेंस का भी दे दिए, कैसे लिखना है कैसे नहीं। इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेज 10 पे था कि 5th एडिशन ऑफ डिफेंस इंडिया। अब आप इसमें 3 टर्म्स देखिएगा, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम 3 टुकड़ों में, 3 हिस्सों में देखेंगे क्या है। पहले आते हैं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये लॉन्च हुआ था 2018 में। ये बेसिकली एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना था हमें, ताकि हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ला सके डिफेंस और एयरोस्पेस में। और वो कैसे लाएंगे हम, कैसा क्या इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, एंगेज करेंगे इनोवेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सॉल्यूशंस लेके आएँ और उससे हमारी इंडियन मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें। ये क्या करेगा आईडेक्स? आईडेक्स करेगा, प्रोवाइड करेगा फंडिंग, ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा टू एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स को, आर-एन-डीज़ को, एकेडमिया को, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। इसको अब इसके लिए पैसा चाहिए, फंड और मैनेज कौन करेगा? इसको फंड करेगा डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, डीआईओ। अब डीआईओ क्या है? ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
जो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बना है। अब इसको भी तो पैसा चाहिए ना बेसिकली, आईडेक्स को फंडिंग तो कर देगा डीआईओ, डीआईओ के पास फंड्स कहाँ से आएगा? हमने कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो बना दी, पैसा कहाँ से आएगा? इसको फंड करेगा एचएएल एंड बीईएल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद ये प्रोवाइड भी करेगा हाई लेवल पॉलिसी गाइडेंस टू आईडेक्स। अब हमें देखना है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज क्या है। ये बेसिकली एम्ड है सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, इनोवेटर्स कि वो क्रिएट करें प्रोटोटाइप्स या कमर्शलाइज करें। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज में अगर आपसे पूछेंगे तो उनके दो मेन कंपोनेंट क्या हैं, क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स और दूसरा है कमर्शलाइज, कि एक तो या तो वो क्रिएट करें प्रोटोटाइप्स या कमर्शलाइज करें प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस इन द एरिया ऑफ नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ये लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। पेज 12 पे थोड़ा सा फैक्ट था कि इंडिया प्रोड्यूसेस, ये प्रीलिम्स फैक्ट है कि इंडिया में अगर प्रॉब्लम पूछी जाती है कि फार्मर्स को क्यों नहीं पे होता उनको, केन प्रोड्यूसर्स को, या क्या दिक्कतें हैं, तो याद रखिएगा कि इंडिया जो, और या वैसे ही पूछ सकते हैं आपको प्रीलिम्स में कि इन एक स्टेटमेंट के तौर पे कि इंडिया प्रोड्यूसेस मोर शुगर देन इट कंज्यूम्स। तो आदमी को कई बार अटपटा लगता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम लोग तो देखते हैं कि चीज़ों की कमी ही होती है, तो याद रखिएगा नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया प्रोड्यूसेस मोर शुगर देन इट कंज्यूम्स। इस वजह से लिक्विडिटी क्रंच रहता है मिल्स के ऊपर, इसलिए वो डिले करते हैं पेमेंट टू फार्मर्स। तभी सेंटर कहता है कि भैया तो एंकरेज करता है उनको, डाइवर्जन करो, एक्सपोर्ट्स करो, इथेनॉल प्रोडक्शन करो, ठीक है। इसके बाद आपको निकलता है कि ब्राज़ील लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है। हम लोग वैसे शुगर के ऊपर एक आधी चीज़ें देख चुके हैं कि शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं। जिनको जानना है आप लेक्चर पूछ सकते हैं। मेन इसमें आता है इथेनॉल के बारे में क्या है क्या नहीं, तो आप 16 जून का एनालिसिस सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।